हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में आर्टिकल 31 बी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि आर्टिकल 31 बी को कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से ऐड ऑन किया गया। इसके अलावा 9 शेड्यूल को भी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत ही कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया गया। तो आर्टिकल 31 बी किस चीज़ की बात कर रहा है? 9 शेड्यूल की बात कर रहा है। और 9 शेड्यूल है क्या? चलिए समझते हैं। इतना बड़ा जो स्टेटमेंट और पैराग्राफ जो लिखा है उसे मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। 9 शेड्यूल में सेंटर और स्टेट के द्वारा कुछ ऐसे एक्ट और रेगुलेशंस स्पेसिफाइड किए गए जिनको वॉइड डिक्लेयर करना और फ्यूचर में भी वॉइड डिक्लेयर उनको नहीं किया जा सकता था ऑन द ग्राउंड्स दैट सच एक्ट रेगुलेशंस और द प्रोविजन इज inconsistent with or takes away or abridges any of the rights conferred by any provision of this part। सिंपल सी मीनिंग ये है कि 9 शेड्यूल को एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन प्रदान की गई। उसमें कुछ ऐसे एक्ट्स और रेगुलेशंस को लाया गया जिसे कहीं पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था। उनको एक एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दी गई उन एक्ट्स और रेगुलेशंस को। लेकिन आर्टिकल 31 बी जो है वो यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि और भी प्रोविजंस इसमें ये ऐड किए गए कि अगर किसी भी कोर्ट का कोई जजमेंट आता है, कोई ऑर्डर आता है, तो उस पर भी इन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस का कोई असर नहीं रहेगा। यानी ये एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जैसे पहले थे वैसे ही बाद में भी होंगे अगर किसी भी कोर्ट या जजमेंट्स का ऑर्डर आता है तो। लेकिन एक चीज़ थी जो इनको अमेंड या फिर रिपील कर सकती थी, दैट इज़ कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर। तो ये जो 9 शेड्यूल में चीज़ें जो रखी गई जिनको एक तरीके का स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया, कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग वेपन साबित हो सकती थी किसी भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड सरकार के लिए। लेकिन आर्टिकल 31 बी में जो भी बातें मैंने आपको बताई या फिर जो भी प्रोविजंस या प्रोटेक्शन दे रखी हैं एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को, वो किसी भी सभ्य समाज के लिए तो सही हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि उस समय के लिए सही हो, लेकिन अगर अभी इसको 9 शेड्यूल में कुछ ऐसे प्रोविजंस रख दिए जाएं और उनको जुडिशियल रिव्यू होने के लिए मना कर दिया जाए तो ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक है, वहाँ पर लोगों की सुनी जाती है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक खासियत है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में ऐड होती है जो कि किसी एक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होती है, तो उसमें हमारी सरकार या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म और चेंज करने के लिए रेडी रहता है। और हूबहू हुआ 9 शेड्यूल के केस में भी ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स, लॉज आए जो कि 9 शेड्यूल को चैलेंज कर रहे थे, उनमें रखे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को चैलेंज कर रहे थे। उनका कहना था अगर ये खुद में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है कि अगर किसी चीज़ को आप एक प्रोटेक्शन दे दो और उसे जुडिशियल रिव्यू देने से मना कर दिया जाए, तो ऐसे तो सरकार कोई भी ऐसी अनएथिकल चीज़ या फिर इलीगल चीज़ को 9 शेड्यूल में रख देगी और उसको कोई भी व्यक्ति चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकता क्योंकि उसे एक स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड है। तो ये 9 शेड्यूल की एक लिमिटेशन थी, एक नेगेटिव पॉइंट था 9 शेड्यूल का, जिसे बहुत सारे जजमेंट में केस लॉस में बताया गया। गोलकनाथ केस, सज्जन केस, सरकारी केस, शंकरी प्रसाद केस, ऐसे बहुत सारे केस आए। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट केस की बात आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे, दैट इज केशवानंदा भारती केस जो कि 1973 में आया। आखिर क्या था केशवानंदा भारती केस 1973 और उसने 9 शेड्यूल के जो ये प्रोविजंस थे उनको एक कैसा मोड़ दिया, कैसे प्रोविजंस को उसने लेकर आया। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला जो केस था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज केशवानंदा भारती केस 1973। इसमें क्या होता है कि एक केरला लैंड रिफॉर्म्स होता है जिसको 9 शेड्यूल के अंतर्गत प्रोटेक्शन दी जाती है। और केशवानंदा भारती जो थे वो केरला में एक संत थे, एक मठ के संत थे, और उनकी बहुत सारी ज़मीनों को जो सरकार थी वो जबरन जब्त कर लेती है और केरला लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत 9 शेड्यूल में रख देती है। तो इसी चीज़ के अगेंस्ट केशवानंदा भारती जो थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया। उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी चीज़ को 9 शेड्यूल में रख देते हैं और ये कहते हैं कि उसके ऊपर कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो ये अपने आप में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पार्लियामेंट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। पार्लियामेंट ने ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट प्रोवाइड किया इस केस में। उन्होंने ये कहा
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे लॉज को अमेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। तो पूछा गया कि आखिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो पार्लियामेंट ने कहा कि समय के साथ साथ वो खुद ही बताएंगे कि कौन सी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं और आप उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और साथ ही साथ 9 शेड्यूल को के ग्राउंड्स को ओपन कर दिया गया कि उसमें रखी जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको आप चैलेंज कर सकते हो, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करती है। बात यहाँ उठ के ये आती है कि जो 9 शेड्यूल था जिसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड ऑन किया, वो तो 1951 में आया, और केशवानंदा भारती केस का जो वर्डिक्ट है वो 1973 में आया। यानी कि ये जो 22-23 साल का जो गैप है, अगर सरकार उन पर 9 शेड्यूल के एक्ट्स एंड रेगुलेशंस पे रोक लगाती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सीनरी के वजह से तो बहुत पीछे चली जाएगी हमारी सरकार। यानी कि उसे उन सारे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को मॉडिफाई और चेंज करना पड़ेगा जो इससे पहले के थे। तो इस चीज़ को सुलझाने के लिए एक और केस आया, दैट इज़ वमन राव केस 1980। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि जो भी एक्ट एंड रेगुलेशंस 24 अप्रैल 1973 के बाद आए, मतलब 24 अप्रैल 1973 को केशवानंदा भारती केस का वर्डिक्ट आता है, ये उसी दिन की डेट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया कि जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस 24 अप्रैल 1973 को 9 शेड्यूल में रखे जा रहे हैं और वो किसी भी तरह के से वॉयलेट कर रहे हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम उसे चैलेंज कर सकते हैं, उनका जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। तो ये एक डेट डिसाइड की गई कि 24 अप्रैल 1973 के बाद आने वाले केसेस को जुडिशियल रिव्यू करा जा सकता है, उन एक्ट्स को जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी में डाला जा सकता है। इसी चीज को रीअफर्म किया गया IR कोहेलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में। वहां पर यह बताया गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। जैसे कि पार्लियामेंट ने अपने केशवानंदा भारती केस में वर्डिक्ट दिया कि आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, और सारी चीज़ों में आप चेंजेस ला सकते हैं, मॉडिफिकेशंस ला सकते हैं, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़खानी नहीं कर सकते। और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हम अब समय समय पर आपको बताएंगे। और यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बताई कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप उसे छेड़खानी नहीं कर सकते। और ये भी बताया गया कि जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी अमेंडमेंट्स हैं, अगर वो 24 अप्रैल 1973 के पहले हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रहेंगे, मतलब उनके साथ आप कोई भी चेंजेस, कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। अब वो जैसे लॉ बन गए, उनमें अब कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन आफ्टरवर्ड्स 24 अप्रैल 1973 के बाद आने वाले जितने भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस जो होंगे, वो अगर किसी भी तरह से फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं अंडर द आर्टिकल 14, 15, 19 एंड द 21, वो पूरी तरह से खुले रहेंगे जुडिशियल रिव्यू के लिए। तो ये जो वर्डिक्ट है वो IR कोहेलो केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ आए होंगे। पहला केस में जो है केशवानंदा भारती केस 1973 में जो केशवानंदा भारती जी थे उन्होंने इसको चैलेंज किया। उसके बिहाफ पर पार्लियामेंट ने ये वर्डिक्ट सुनाया कि आप जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, किसी भी लॉज को डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर मॉडिफिकेशन ला सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकती है। और 9 शेड्यूल को एक तरीके से ओपन रखा गया कि उसको चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड दैट इट इज बीइंग वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी चीज को मतलब कि कौन से लॉज को जुडिशियल रिव्यू के लिए खोला जाएगा और कौन से लॉज को जुडिशियल रिव्यू के लिए नहीं खोला जाएगा, उस चीज का जो क्लैरिफिकेशन था वो वमन राव केस 1980 में हुआ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद आने वाले जितने भी केसेस हैं या फिर लॉज है उनको आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गिना जाएगा।
उसके बाद एक क्लियर डेफिनेशन दी गई IR कोहेलू केस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 में कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जो भी केसेस या फिर एक्ट्स या फिर रेगुलेशंस है जो 24 अप्रैल 1973 के पहले हुए हैं उन वो पूरी तरह से इम्यून है, मतलब उसमें कोई आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हो। वो पूरी तरह के उन्हें पूरी तरह के तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड होगी। लेकिन जो 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी केसेस आ रहे हैं, कोई भी लॉज बनाए जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, अगर वो चाहे आर्टिकल 14 हो गया, 15 हो गया, 19 हो गया या 21 हो गया, वो जुडिशियल रिव्यू की कैटेगरी में आएंगे। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ आर्टिकल 31B जो आपको दिमाग में रखने हैं, जिनके वर्डिक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं। एक सीक्वेंस आपको दिमाग में रखना है कि किस तरह से क्या चीज़ पहले आई और क्या चीज़ बाद में आई। सो दोस्तों, ये था आर्टिकल 31B का एक क्लियर डेफिनेशन, क्लियर चीज़ें, प्रोविजंस, क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, किस चीज़ को हटाया गया, किस चीज़ को लाया गया। मैंने पूरी चीज़ आपको इस वीडियो में समझाई। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। इन केस आपको समझ नहीं आई या फिर कोई दिक्कत हो रही है आपको इसमें किसी भी प्रोविज़न को समझने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उसको फिर से समझाऊंगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।